हेलो बच्चों। तो आज मैं अपने चैनल पे स्टार्ट करूंगा क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि केमिस्ट्री के क्या क्या बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं अपने आगे के चैप्टर्स में, या फिर वो ऐसे टर्म्स जो आप 9th या 10th क्लास में तो सीखते हैं लेकिन उनके पीछे जो डेप्थ मीनिंग है वो क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है आप पढ़ते हैं, इसमें आप किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो कोई बच्चा जवाब देगा केमिस्ट्री में हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, कोई बोलेगा इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, कोई कहेगा हम इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन सारी चीजों को हम एक साथ समराइज करें तो केमिस्ट्री की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, केमिस्ट्री जो है इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर की जो भी स्टडी होगी, जो भी चीज मैटर है उसकी जो जैसी भी स्टडी हम करें, ठीक है, वो सारा किसमें आता है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। और साथ में ही उसकी प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो ये हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं केमिस्ट्री। अब सवाल ये आता है कि मैटर क्या होता है। ठीक है, आपने तो बोल दिया कि भाई केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करेंगे, लेकिन ये सवाल आता है कि मैटर होता क्या है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर? सिंपल, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ये सिंपल सी डेफिनेशन है मैटर की। आपने पढ़ा भी, छोटी क्लास में भी पढ़ा है आपने कि कोई भी चीज जो स्पेस ले, जगह ले, ठीक है, जगह ले और उसका मास हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। ठीक है, अब इससे मतलब क्या है, मास का मतलब ये है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, उसका कोई भार होना चाहिए। ठीक है, मास का मतलब ये है। स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस का मतलब है कि उसके पास 3 डायमेंशनल वॉल्यूम होना चाहिए। कोई भी चीज जो वॉल्यूम, स्पेस का मतलब होता है जगह लेना, वॉल्यूम लेना। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आपका 3D वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। तो दो चीजों, मैटर, कोई भी चीज अगर आपको मैटर बोलना है तो दो चीजों में सेट होना चाहिए। पहला, उसको स्पेस लेना चाहिए और दूसरा उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। ये दो चीजें हैं। ये दो चीजों में कोई भी सब्सटेंस अगर इसमें फिट होता है तो हम उसको बोल देंगे मैटर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशनल वॉल्यूम का मतलब ये है कि उसके पास जो है 3 एक्सिस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्यूब है, इसके पास आपके पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, 3 एक्सिस है, तो आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्या आ जाएगा, ए क्यूब। इसी तरीके से आपके पास कोई स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, तो आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 3 एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसका मतलब कोई भी चीज जिसके पास 3 एक्सिस होंगी उसको, उसके पास क्या होगा, एक वॉल्यूम होगा, वो जगह लेगा एक जगह पे, उसको क्या बोला जाएगा, मैटर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, मैंने क्या कहा, आपके पास एक स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर बना दिया, इसके पास क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, दो चीजें हैं, लेकिन इसका एरिया आएगा, स्क्वायर का वॉल्यूम नहीं होता, स्क्वायर एरिया होगा लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते आप। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है। क्या है ये, 2 डायमेंशनल फिगर। तो जितने भी 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, 2D फिगर्स होते हैं, वो मैटर नहीं होते, दीज आर नॉट मैटर। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल फिगर आर नॉट मैटर, उनको हम मैटर नहीं कह सकते। तो ये बात समझ में आई, कोई भी चीज पहला तो वो 3 डायमेंशनल होना चाहिए और दूसरा उसका मास होना चाहिए। अगर इन दो चीजों में कोई चीज सेट होगी तो उसको मैटर बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे एयर, वाटर, ग्लास, ये सब क्या है, मैटर। एयर क्या है, एक रूम में जगह ले रही है, स्पेस ले रही है, ठीक है, और उसका मास भी होगा। पानी एक बोतल में भरा हुआ है तो वो क्या है, उसका वॉल्यूम है, उस बोतल में कुछ जगह ले रहा है वो। ग्लास, उसका क्या है, मास भी है और उसका वॉल्यूम भी है। तो ये सारे क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, मैटर। अब सवाल आ सकता है कि पेपर, सर पेपर क्या मैटर है कि नहीं? तो पेपर होता तो वो बहुत पतला है, बहुत पतला है, उसकी उसकी थिकनेस भी होती है। कोई भी पेपर है तो उसकी थिकनेस भी होगी। तो लेंथ है, उसके पास ब्रेथ भी है, लेकिन थिकनेस बहुत कम होगी उसकी। ठीक है,
तो तीनों डायमेंशन है, लेकिन एक डायमेंशन छोटा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तीनों डायमेंशन अगर अवेलेबल हैं तो वो सारे क्या होंगे, दीज आर मैटर्स, वो मैटर कहलाएंगे। तो पेपर भी क्या है, मैटर। तो नॉट मैटर्स क्या क्या होते हैं, जितने भी टू डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, दीज आर नॉट मैटर्स। इसी तरीके से कोई फीलिंग्स या इमोशंस, फीलिंग्स या फिर इमोशन अगर किसी बंदे के अंदर आ रहे हैं तो इसका कोई वजन नहीं है, कोई ये बता नहीं सकते फीलिंग कितना कितना 2 किलो की है कि 3 किलो की है। आप फीलिंग का आप वेट नहीं कर सकते। तो फीलिंग्स क्या है, दीज आर नॉट मैटर्स। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो नॉट मैटर्स, ये मैटर्स नहीं कहलाते। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कोई भी मैटर किन चीजों से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक जार है जिसके अंदर आपने वाटर फिल कर दिया, अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब ये क्या है, किसी भी कंटेनर में अगर आपने पानी रखा है तो वो क्या है, उसमें कुछ जगह भी ले रहा है और उस पानी का कोई ना कोई मास भी होगा। अगर आप किसी भी मैटर को देखें, ध्यान से देखें, उसको जो है आप डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करते जाइए, तो आपको मैटर में एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल मिलेगा, एक छोटा सा आपको एक यूनिट मिलेगी जो फर्दर जो है फिजिकली डिवाइड नहीं हो रही। मतलब पानी को आपने ध्यान से देखा तो आपने देखा कि पानी जो है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना हुआ है। वो छोटी यूनिट्स जो हैं वो और फर्दर फिजिकली डिवाइड नहीं हो रही हैं। उनको मुझे डिवाइड करना है तो केमिकली डिवाइड करना पड़ेगा, फिजिकली डिवाइड नहीं हो रही। तो ऐसी यूनिट, मैटर की वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which is physically unseparable, ऐसी यूनिट, मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट जो आप फिजिकली जिसको तोड़ ना सके, फिजिकली आप उसको ब्रेक ना कर सके, सेपरेट नहीं कर सकते, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल। उसको क्या कहा जाता है, पार्टिकल। इसीलिए बोलते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इस चैप्टर हमने पढ़ा है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कोई भी मैटर जो है वो किसका बना होगा, पार्टिकल्स का बना होगा। पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ है। पार्टिकल्स की क्या डेफिनेशन है, पार्टिकल्स वो सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की जो फिजिकली ना टूट सके। अब एक पानी का जार है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर मैंने इसमें देखा कि सबसे छोटी यूनिट जो मुझे मिली जो वो क्या है, H2O। अब हमने कह दिया कि H2O जो है वो पार्टिकल है वाटर का, H2O वाटर का क्या है, पार्टिकल। लेकिन अब इसको पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इसमें से दोनों चीजों को अलग करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी। जब आप केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन बिना केमिकल रिएक्शन के ये दोनों अलग नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या मैंने बोला, डेफिनेशन क्या बोली, फिजिकली अनसेपरेबल, यानी वो यूनिट, मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट जो फिजिकली जिसको आप तोड़ ना सके। ठीक है, अगर आपको उसको डिवाइड करना हो तो आपको केमिकल रिएक्शन करनी हो, फर्दर डिवाइड करना हो तो आपको केमिकल रिएक्शन करनी पड़े, तो वहां तक जहां तक वो फिजिकली अनसेपरेबल रहेगी उसको क्या कहा जाएगा, पार्टिकल। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर का H2O का जो वाटर का जो पार्टिकल है वो क्या है, H2O। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास एक पीस ऑफ चॉक है, एक चॉक का आपके पास एक पीस है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, आप इसको डिवाइड करते जाए, ठीक है, उसका बिल्कुल आप इसको पीसेस में करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि चॉक का जो सबसे छोटा जो यूनिट है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो फिजिकली और टूट नहीं सकती। ये सबसे छोटी यूनिट मिली आपको चॉक के पीस की, जो फिजिकली टूट नहीं सकती है। इसको आपको फर्दर तोड़ना है, कैल्शियम अलग करना है, कार्बन अलग करना है, ऑक्सीजन अलग करना है, तो आपको केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो ये जो यूनिट जो फिजिकली टूट नहीं सकती तो हम इसको क्या कहेंगे, पार्टिकल। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चॉक का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है, पार्टिकल। तो अब आपको क्लियर हुआ कि पार्टिकल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। पार्टिकल वो होता है मैटर का जो फिजिकली टूट ना सके, फिजिकली और उसको तोड़ा ना जा सके।
सो आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे पार्टिकल्स के बारे में। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये हम सीखते हैं। तो जो पार्टिकल, मैटर के जो पार्टिकल हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो तीन टाइप के पार्टिकल्स, आप कोई भी मैटर को जब आप तोड़ेंगे तो आपको तीन तरीके के उसमें पार्टिकल मिल सकते हैं, या तो एटम मिलेगा, या तो मॉलिक्यूल मिलेगा, या फिर आयंस मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हमने एक आयरन की एक रॉड दी, एक आयरन रॉड है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आयरन की रॉड है ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी हुई है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आयरन एटम, Fe एटम। समझ में आया? अब ये Fe एटम को मतलब इसको आप तोड़ रहे हैं आयरन के, हमने कहा जो फिजिकली अनसेपरेबल पार्ट है। अब देखिए आयरन आपको मिली, आयरन एटम, तो ये क्या है, एक सिंगल आयरन का एक सिंगल एटम। ठीक है, तो इसीलिए पार्टिकल्स क्या हो सकता है, एटम हो सकता है। दूसरा, अगर आप जैसे अभी हम एग्जांपल लिया वाटर, तो वाटर को अगर आप तोड़ते जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, H2O। अब ये जो H2O आपको मिला है ये क्या है, पार्टिकल है, मैटर का पार्टिकल है, लेकिन ये क्या है, मॉलिक्यूल। क्या है ये, मॉलिक्यूल। तो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसको आप और ध्यान से देखेंगे, सोडियम क्लोराइड आपने पानी में नमक घोल दिया। अब नमक घुलने के बाद इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, Na+ के आयंस मिलेंगे और साथ में Cl- के आयंस मिलेंगे। यानी आप इस सॉल्यूशन देखेंगे कि छोटा जो यूनिट है वो दो तरीके के यूनिट मिल रही है आपको, एक तो Na+ मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है, Cl-। अब ये दो यूनिट्स जो इसके अंदर मिली है आपको, NaCl ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर दो यूनिट्स मिली है, ये यूनिट्स क्या है, आयंस हैं। ठीक है, ये आयंस हैं और इस पूरे सॉल्यूशन के क्या है, ये पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। अब इन तीनों टाइप्स के पार्टिकल के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। एटम किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं और आयंस किसको बोलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एटम्स के बारे में। एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which do not exist independently and take part in chemical reaction। मतलब एटम्स क्या होंगे, किसी भी मैटर के वो सबसे स्मॉल वो यूनिट जो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीजें, एक तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए उसका, और दूसरा वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये दो चीजें हैं। मतलब इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है आपके पास। अब कभी भी हाइड्रोजन एटम आपको नेचर में फ्री नहीं मिलेगा, आपको हाइड्रोजन हमेशा जो है H2 के फॉर्म में मिल जाएगा, कंबाइन फॉर्म में मिलेगा, या तो आपको ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ कंबाइन फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, या तो HNO3 के फॉर्म में मिल जाएगा हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन एटम कभी भी आपको इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा, वो क्या है, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होकर नेचर में वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन एटम आपको कभी भी नेचर में फ्रीली नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेगा। ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा, O2 के फॉर्म में मिल सकता है, NO2 के फॉर्म में मिल सकता है, N2O5 के फॉर्म में मिल सकता है। तो ये सारे क्या है, ऑक्सीजन आपको कभी अकेला नहीं मिल रहा है और ये हमेशा क्या, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन फॉर्म में, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ना करना, दूसरे के साथ कंबाइन फॉर्म में मिलना। और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन की रिएक्शन करें तो आपका क्या बनेगा, H2O मिलेगा। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे एक कम हो गया है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन जो है इसके अंदर जो है एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है, ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं हुए, ये इसमें क्या है, इनके एटम्स आपस में कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया है, H2O बनाया। इसका मतलब ये है कि एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, मॉलिक्यूल नहीं करता, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है उसने बॉन्ड तोड़ा है और एक ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे H2 के साथ जुड़ गया है, तो इसने H2 बना लिया। तो एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो दूसरे टाइप के पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which exist independently and do not take part in chemical reaction. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैटर के वो सबसे छोटे पार्टिकल्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल देखिए एटम्स की डेफिनेशन के बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है O2, O2 आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बाहर एक्सहेल कर देते हैं। तो आपके जो पास एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनका है, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूल। इसी तरीके से आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, मॉलिक्यूल, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आपको नेचर में मिलता है। इसी तरीके से आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो ये आपके सारे जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट आपको नेचर में मिल जाती है, गैसेस के फॉर्म में ये नेचर में आपको मिलते हैं, तो इसलिए ये क्या है, दीज आर मॉलिक्यूल्स, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये नेचर में आपको अकेले मिल रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूल। दूसरा हमने कहा अभी पढ़ाया कि मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्या करते हैं, एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है, आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। मतलब ये सारे एटम जो है वो कंबाइन हो गए, उसने क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। इसी तरीके से आपके पास H2 है और O2 है, रिएक्शन करके H2O बनाएगा, वाटर बनाएगा इसने। तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया रिएक्शन में, अगर मॉलिक्यूल करता तो यहाँ पे ऑक्सीजन से आके पूरा जुड़ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो केवल क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स। अब ये डेफिनेशन जो है आपने हो सकता है ना पढ़ी हो, आपने पढ़ा हो कि जो है एक डेफिनेशन आप पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये डेफिनेशन तो आपने अलग डेफिनेशन पढ़ी, तो इसको सीखते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे अगर पूछा कि हीलियम बताइए क्या है, हीलियम आपके पास एटम है कि मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो आप कहेंगे, आप अपनी डेफिनेशन पे इसको देखिए, हीलियम जो है वो क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, क्या वो हीलियम, हाँ करता है। हीलियम आपको क्या है, हीलियम का बैलून फिल करते हैं ना, हीलियम बैलून, हीलियम को बैलून के अंदर, हीलियम बैलून है जो बड़ा ऊपर जाता है, तो क्या है, वो नेचर में गैस मिल रही है, हीलियम आपको नेचर में क्या है, गैस के फॉर्म में मिल रहा है, तभी तो इसका फिल कर रहे हैं। और हीलियम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैस है, हीलियम इज अ नोबल गैस, आपने पढ़ा है नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ये देखिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये किस डेफिनेशन में सेट हो रहा है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, इसीलिए हीलियम को क्या बोला जाएगा, इट इज अ मॉलिक्यूल। ये क्या है, इट इज नॉट एटम, इसको क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूल। इस तरीके से नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon,
रेडॉन। ये सारी गैसेस जो हैं ये आपको नॉर्मली इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में एज अ गैस मिलती हैं, ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं और क्योंकि नोबल गैसेस हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इसीलिए ये सारे इनको क्या कहा जाएगा, दीज आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो जो डेफिनेशन आपने पढ़ा कि मॉलिक्यूल जो है वो दो से या दो से ज्यादा एटम्स को जोड़ने के बाद बनता है, ठीक है, वो डेफिनेशन इनमें सेट नहीं हो रही है। देखिए ये क्या है, दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इनमें एक ही एटम प्रेजेंट है, इसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट नहीं है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो है आपका हीलियम या बाकी नोबल गैसेस जो हैं these are not atoms, these are molecules. So आगे हम सीखेंगे हम मॉलिक्यूल्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन हम सीखते हैं, कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल का जो क्लासिफिकेशन होता है ये होता है बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी के बेस पे हम किसी मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन करते हैं। एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, टोटल एटम कितने प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज एटॉमिसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके अपने कहा कि ऑक्सीजन O2 है, O2 मॉलिक्यूल है, अब इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, इसकी एटॉमिसिटी आपकी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दो एटम्स प्रेजेंट है। आपके पास लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स हैं, देखिए एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, कितने एटम्स है, टोटल 3 एटम्स है। बहुत सिंपल, एटॉमिसिटी निकालना बहुत सिंपल है, आपको बस टोटल एटम्स किसी एक मॉलिक्यूल में काउंट कर लेने। जैसे अगर आपके पास लिखा है NH4 का होल थ्राइस PO4 अमोनियम फॉस्फेट, अब इसमें आपको एटॉमिसिटी निकालनी है। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 3 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 3 12 हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। सो एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी इसकी 20। ठीक है, टोटल एटम्स हमने काउंट कर दिए इसके अंदर। तो बहुत सिंपल है, एटॉमिसिटी निकालना बहुत सिंपल है। तो एटॉमिसिटी के बेस पर हम क्या है, मॉलिक्यूल्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सो सबसे पहले आपके आते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें केवल एक ही एटम प्रेजेंट हो। अभी आप पढ़ चुके हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें केवल एक ही एटम प्रेजेंट हो उनको क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बहुत आसानी से आप एग्जांपल दे सकते हैं, हमने कहा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे क्या है, दीज नोबल गैसेस। ये सारी नोबल गैसेस क्या है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती और ये नेचर में आपको इंडिपेंडेंट मिलती है, इसीलिए इनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो वो जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं ना, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, तो एक एटम का भी मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, दूसरे आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे फॉर एग्जांपल O2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे क्या है, दीज आर डायटोमिक्स, पे 2 एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में। इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इस पे आप क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल O3 ओजोन, O3 3 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 3 एटम्स इसमें प्रेजेंट है, इनको क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर हम एक सीधा बोल देते हैं, बार बार क्यों बोले, हम सीधा बोल देते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास 3 से ज्यादा एटम्स हों, उनको क्या बोला जाएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल अभी आपके सामने, जैसे हम कोई बोल रहे हैं, आप कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसकी एटॉमिसिटी बोलेंगे तो कितना है, एक कैल्शियम, एक कार्बन, 2, और इसकी एटॉमिसिटी अगर हम पूछें आपसे तो आप क्या कहेंगे, 5 इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी।
तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं एटॉमिसिटी के बेस पर, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल।